Asia-Pacific Economic Cooperation, or President APEC, Joe was Biden is formed in hosting them in 1989. California for APEC. Will be Russian President Vladimir Putin. Including the Chinese spy balloon shot down San by Francisco tonight, both with VIP guest lists. Hello again. इन दिनों दुनिया की सबसे चर्चित खबर क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एपेक शिखर सम्मेलन है। लेकिन समाचार देखते समय मेरे भारतीय मित्रों ने मुझसे कई सवाल पूछे और मैं तुरंत दंग रह गई। पहला सवाल यह था कि एपेक क्या है? इसका जवाब मेरे लिए मुश्किल नहीं था। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। दूसरा सवाल, क्या एशिया और प्रशांत रिम के सभी प्रमुख देश इसमें भाग लेंगे? हाँ, शायद। तीसरा, तो भारत इसमें शामिल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या भारत एक एशियाई देश है? क्या भारत एशिया और यहाँ तक कि दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है? खैर, भारत की जीडीपी दुनिया में 5वें स्थान पर है और विकास दर दुनिया में पहला स्थान पर है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी यही है। यह कल्पना से भरा बहुत बड़ा बाजार है। ऐसा देश एपेक में शामिल नहीं हो पाया है। क्यों? सबसे पहले मुझे ये समझाने में थोड़ा समय लगेगा कि एपेक क्या है। 1980 के दशक के आखिर में लंबा शीत युद्ध अंततः समाप्त हो गया और सभी का ध्यान सैन्य से आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित हुआ। सभी देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ऐसे में आर्थिक वैश्वीकरण धीरे धीरे एक प्रवृत्ति बन गया है। उस समय दुनिया का विनिर्माण उद्योग एशिया की ओर बढ़ रहा था। पहले वो एशिया हैकर्स और फिर चीन की ओर, जो धीरे धीरे अपने दरवाजे खोल रहा था। ऐसी स्थिति में सहयोग को मजबूत करना हर किसी की आम अपेक्षा बन गई। एपेक में वर्तमान में कुल 21 औपचारिक सदस्य हैं, जो दुनिया की 40 आबादी, दुनिया की जीडीपी का लगभग 60 और दुनिया की व्यापार मात्रा का 48 हिस्सा है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली आर्थिक सहयोग तंत्र है। यह एशिया और प्रशांत रिम का आर्थिक सहयोग संगठन है और भारत इतना बड़ा देश होने के बाद इसका हिस्सा क्यों नहीं है? आइए इसकी वजह जानते हैं। एपेक के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण दौर 1990 के दशक की शुरुआत था। वियतनाम को छोड़कर सभी एशिया सदस्य 1991 से पहले इसमें शामिल हो चुका है। दूसरे शब्दों में, चाहे आप इसमें शामिल हो या न हो, 1991 से पहले का आपका आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना गया। तो 1991 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यहाँ जीडीपी की दो रेखाएं हैं, एक दक्षिण कोरिया की है और एक भारत की है। 1960 के दशक में वे लगभग एक ही शुरुआत बिंदु पर थे। फिर यहाँ हान नदी का चमत्कार हुआ, जिसने एक सुंदर शिखर बनाया। वास्तव में जो एशियाई सदस्य एपेक में शामिल हुए, उन्होंने 1991 से पहले अच्छा प्रदर्शन किया था। तो 1991 के बाद का दौर शायद सभी भारतीयों को याद होगा। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक बने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव। उस समय उदारीकरण में अहम भूमिका निभाई वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इस अवधि में भारत ने सरकारी नियंत्रण में ढील दी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान लगाया और अर्थव्यवस्था बदली पर आने लगी। इस तरह भारत चीन जैसे एशियाई देशों से खुलेपन की शुरुआत करने में पीछे रहा। Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 地方嘅跌幅大，股市今日一開始就大跌。 नवंबर 1997 में एशियाई वित्तीय संकट शुरू होने के 4 महीने बाद
एपेक ने घोषणा की वो एक समयगन अवधि में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल कोई सदस्यों को स्वीकार नहीं करेगा। तब से यह दरवाजा बंद हो गया। इसलिए भारत के एपेक में शामिल होने में असफल होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसने अवसर गंवा दिया। तब से भारत एपेक में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और एक सदस्य के रूप में चीन ने हमेशा स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोली है। 2014 में जब एपेक शिखर सम्मेलन चीन के पेइचिंग में आयोजित किया गया था, तो चीन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। यह भी पहली बार था कि भारत को एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद भारतीय मीडिया में कहा गया कि चीन और भारत के नेता भाइयों की तरह है और चीन भारत संबंध एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन भारत फिर भी एपेक में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि एपेक में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए मतदान होता है। इसलिए सभी सदस्यों की सहमति हासिल करनी आवश्यक होती है, जो आसान नहीं है। भारत बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो एपेक में शामिल हो सकता है या नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। WTO, जिसका नाम विश्व के नाम पर रखा गया है, सबसे अधिक सदस्यों वाला व्यापार संगठन है। भारत इसमें बहुत पहले ही शामिल हो गया था, लेकिन चीन, जिसकी आबादी भी बड़ी है और तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए चीन ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। 1992 में चीन ने 6 साल तक कोशिश करने के बाद एक बार फिर WTO में एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद अस्वीकार बार बार आते हैं और कारण भी अलग है। आपका सेवा बाजार पर्याप्त खोला नहीं है, अस्वीकार। आप इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि आप एक विकासशील देश है, अस्वीकार। आपकी आर्थिक व्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है, अस्वीकार। जब निर्णायक क्षण आया, युगोस्लाविया में चीनी दूतावास पर बमबारी की गई और सभी बातचीत यहाँ खत्म हो गया। लेकिन चीनी लोगों ने कभी हार नहीं मानी। एक और हमने इसके लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया और दूसरी ओर हमने अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार 2001 में दोहा में हथौड़े की आवाज के साथ चीनी लोगों को जीत मिली। चीन का WTO में शामिल होने का सपना पूरा हो गया। यह कहानी में चीनियों ने क्या सही किया? दृढ़ता। अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो। पिछली शताब्दी के अंत में चीन आर्थिक विकास में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था रहा है। इसके 1.4 अरब की आबादी का मतलब ये कि यह न केवल एक विशाल विश्व कारखाना है, बल्कि एक आकर्षक और विशाल बाजार भी है। आइए भारत पर नजर डालें। पिछले 10 वर्षों में GDP की वृद्धि दर लगभग 7.5 रही है, जो पश्चिमी विकसित देशों से काफी आगे है। इसकी बड़ी आबादी में भारी चीन साखी के लाभांश शामिल है, इसलिए भारत को एपेक की आवश्यकता है और एपेक को भी भारत की जरूरत है। जब तक हम विकास और खुले रवैये को बनाए रखेंगे और विकास जितना बेहतर होगा, हमारे उतने ही अधिक मित्र होंगे। जैसे कोई भी देश चीन के साथ सहयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, वैसे ही सभी देश भारत के साथ सहयोग करने को भी तैयार है। चीन WTO में शामिल होने के लिए 15 वर्षों से बातचीत कर रहा था और तैयारी का समय और भी लंबा रहा। अमेरिका के साथ 25 दौर की बातचीत हुई और यूरोप के साथ 15 दौर। एक पीढ़ी के लोगों के सिर के बाल बातचीत करते करते सफेद हो गए और अंततः सफलता मिला। भारत भी 20 वर्षों से अधिक समय से कड़ी मेहनत कर रहा है। जब तक हम दृढ़ता से मानते हैं कि सहयोग हमेशा तनाव से महत्वपूर्ण है और खुलापन हमेशा
बंद होने से अधिक मजबूत होता है, तो बस एक अवसर की जरूरत होती है। भारत के लिए IPEC एक प्रक्रिया होनी चाहिए, गंतव्य नहीं। खुद पर भरोसा करें और फूल खिलाने का इंतजार करें। भारत और IPEC के बीच की दूरी 20 साल से अधिक हो गई है, या ये भी हो सकता है कि आने वाला हर दिन नया है। उस दिन आने से पहले विश्वास रखें कि चीन हमेशा अपनी बाहें फैलाकर अपने साथ जोड़ने वाले साझेदारों का स्वागत करेगा, बिल्कुल 2014 के ईमानदार निमंत्रण की तरह। तो हमारे आज का कार्यक्रम यही तक। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मुझे भी पसंद है तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए।